आज मैं आपको क्रोमोसोम के बारे में बताऊंगी। क्रोमोसोम गुणसूत्र को कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तंतुक रचनाएं होती हैं जो यूकेरियोटिक सजीवों में प्रारूपिक रूप से केंद्रक में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सजीवों में नग्न डीएनए के रूप में एक ही गुणसूत्र पाया जाता है जो केंद्रक कला के अभाव में कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से रहता है। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र गोल या वलयाकार होता है। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अंतर अवस्था के दौरान जल की अधिकता तथा अकुंडलन के कारण गुणसूत्र लंबे पतले सूत्रों के उलझे हुए जालक के रूप में रहते हैं। इसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। अंतर अवस्था का क्रोमेटिन जाल ही केंद्रक विभाजन के समय निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, कुंडलन तथा संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन की क्रियाओं द्वारा गुणसूत्रों में रूपांतरित होता है। गुणसूत्र जीनों या आनुवंशिक इकाइयों के वाहक होते हैं। सजीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों या एक कोशिका से पुत्री कोशिकाओं में लक्षणों का संचरण जीनों के द्वारा होता है। जीन्स गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, चूँकि जीनों को संतति पीढ़ियों में ले जाने का कार्य गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। अतः गुणसूत्रों को आनुवांशिक वाहन हेरिडिटरी व्हीकल्स भी कहते हैं। गुणसूत्रों में स्वतः द्विगुणन या सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता होती है तथा अनेक विभाजनों के बाद भी ये अपनी आकारिक एवं क्रियात्मक विशिष्टताएं बनाए रखते हैं। गुणसूत्र की खोज का श्रेय स्ट्रासबर्गर को दिया जाता है। जिसने कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के कुछ धागे सदृश्य रचनाओं का अवलोकन किया। उसने यह भी प्रतिपादित किया कि केंद्रकों की उत्पत्ति कभी भी नए सिरे से नहीं होती है, वरन पूर्व उपस्थित केंद्रकों के विभाजन से होती है। सर्वप्रथम वाल्डेयर ने केंद्रक में पाई जाने वाली धागे समान संरचनाओं को क्रोमोसोम नाम दिया। क्रोमोसोम मीन्स क्रोमा मीन्स कलर and soma means body. क्रोमोसोम का शाब्दिक अर्थ रंगा जाने योग्य या अभिरंजित होने योग्य का है। इस समय गुणसूत्रों के कार्यात्मक महत्व का ज्ञान नहीं था। वास्तव में क्रोमोसोम के क्षारीय रंजकों जैसे एसिटोकार्मीन द्वारा अभिरंजित होने के गुण के कारण ही इन्हें क्रोमोसोम नाम दिया गया। अब क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत सटन एंड बोवेरी ने दिया। सटन एंड बोवेरी ने आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला, एक सजीव की कायिक कोशिकाओं का निर्माण युग्मनज के बारंबार सूत्री विभाजनों से होता है। अतः युग्मनज से निर्मित समस्त कोशिकाएं द्विगुणित या डिप्लॉइड होती है, अर्थात इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के दो समुच्चय या सेट होते हैं। एक सेट मात्रक मैटरनल तथा दूसरा सेट पैतृक या पैटर्नल प्रकृति का होता है। इस प्रकार मात्रक एवं पैतृक गुणसूत्रों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। दूसरा,
प्रत्येक जीव के संपूर्ण जीवन काल में गुणसूत्र अपनी संरचनात्मक विशिष्टता, व्यक्तित्व तथा निरंतरता बनाए रखते हैं। तीसरा, प्रत्येक गुणसूत्र विभिन्न मेंडलीय कारकों, जिन्हें अब जीन्स है, के वाहक का कार्य करते हैं। अतः सजीव के परिवर्धन में गुणसूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा, गैमेट्स निर्माण या युग्मक निर्माण के लिए होने वाली अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के दौरान गुणसूत्रों की विशिष्ट गति एवं व्यवहार से यह प्रमाणित होता है कि आनुवंशिक कारक या जीन्स गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, तथा इससे यह भी स्पष्ट होता है कि युग्मकों के निर्माण के समय लक्षणों का पृथक्करण किस प्रकार होता है। अब है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्रों की भौतिक संरचना के अंतर्गत केंद्रक, इनकी संख्या, आकार, आकृति एवं एक प्रारूपिक गुणसूत्र में कितने अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। सामान्यतः एक जाति विशेष के पादपों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व समान होती है, तथा विभिन्न जातियों में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड या द्विगुणित या युग्मनजी होती है, जबकि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या उनकी कायिक कोशिकाओं की संख्या से आधी होती है, जिसे अगुणित या हैप्लॉइड या युग्मकी कहते हैं। कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित या बहुगुणित भी हो सकती है। पादप कोशिकाओं की तुलना में जंतु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या प्राय काफ़ी अधिक होती है। पादप में गुणसूत्रों की संख्या निम्नतम संख्या 2n=4 होती है। 4 होती है। हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में ये पाई जाती है और अधिकतम संख्या 2n = 1260। ये ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम टेरिडोफाइट में पाई जाती है। कुछ पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या इस प्रकार से है, जैसे प्याज में 2n=16। एनिमल्स में सबसे कम एस्केरिस में पाई जाती है, 2n=2। ड्रोसोफिला में 2n=8। अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग पाई जाती है। और जैसे होमियोसेपियंस मनुष्य में 2n=46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या पादप जाति की पहचान एवं अंतर जातीय संबंधों का पता लगाने में उपयोगी होती है। गुणसूत्रों का आकार का मापन समसूत्री विभाजन की मध्य अवस्था या मेटाफेज के समय किया जाता है। भिन्न भिन्न जातियों तथा कभी कभी एक ही पादप के विभिन्न उत्तकों में गुणसूत्रों का आकार काफ़ी भिन्न होता है। एक ही केंद्रक में उपस्थित विभिन्न गुणसूत्र भी आकार में असमान होते हैं। गुणसूत्रों की लंबाई 1 म्यू तक तथा मोटाई 0.02 म्यू या से 2 म्यू तक हो सकती है। महागुणसूत्र जायंट क्रोमोसोम जैसे लार ग्रंथि गुणसूत्र, सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम इसके अपवाद हैं, जो 2 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। प्राय पादपों में गुणसूत्र जंतुओं के गुणसूत्र की तुलना में बड़े होते हैं। पुनः
एक बीजपत्री पादपों में गुणसूत्र द्विबीजपत्रियों के साथ ही संपूर्ण पादप जगत में सर्वाधिक बड़े होते हैं। शेप ऑफ द क्रोमोसोम। गुणसूत्र की आकृति का निर्धारण पश्चावस्था या एनाफेज के दौरान किया जाता है। पश्चावस्था में गुणसूत्र छड़ाकार, व्यावर्तित, सर्पिल, वक्रित, कर्व्ड तथा तंतुक या फिलामेंटस हो सकते हैं। गुणसूत्र की आकृति का निर्धारण पश्चावस्था के दौरान इसमें गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन की स्थिति से किया जाता है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र की आकृति में 4 प्रकार से की जा सकती है। पहला है टीलोसेंट्रिक या अंतःकेंद्री। टीलोसेंट्रिक या अंतःकेंद्री। इस गुणसूत्र में एक ही भुजा होती है क्योंकि सेंट्रोमियर गुणसूत्र के किसी भी सिरे पर स्थित होता है। अंतःकेंद्री गुणसूत्र की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आई के समान प्रतीत होती है। इस प्रकार के गुणसूत्र दुर्लभ ही पाए जाते हैं। तो जो गुणसूत्र होता है उसमें क्या होता है कि ये बीच में सेंट्रोमियर पाया जाता है और ये इसके 2 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। तो इसकी आकृति कैसी है? आई के समान। बीच में सेंट्रोमियर पाया जाता है और दोनों तरफ इसकी भुजा होती है। तो ये कहलाता है टीलोसेंट्रिक या अंतःकेंद्री। दूसरा है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक इस गुणसूत्र में 2 अत्यंत असमान भुजाएं होती है। सेंट्रोमियर उपशीर्ष या सब टर्मिनल स्थिति में होता है। अग्रबिंदु गुणसूत्र अंग्रेजी के जे वर्ण अक्षर के अनुसार होती है। इसमें जो होता है वो सेंट्रोमियर इस टाइप से पाई जाती है ये, या इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे इधर सेंट्रोमियर बना दिया और एक भुजा ऐसे बना दी और एक भुजा ऐसे बना दी, तो ये कहलाता है सॉरी एक्रोसेंट्रिक में ये भुजा लंबी होती है और ये भुजा छोटी पाई जाती है। तो इस तरीके से ये एक्रोसेंट्रिक कहलाता है। टीलोसेंट्रिक में भी ये इसी हिसाब से पाया जाता है। टीलोसेंट्रिक ये है। एक्रोसेंट्रिक तीसरी प्रकार का है सब मेटासेंट्रिक। दोनों भुजाएं एक के पीछे एक है। भुजा तो 2 ही होती है गुणसूत्र में, लेकिन ये इसी के पीछे। इसमें एक भुजा छोटी है, एक भुजा बड़ी है, उसमें दोनों बराबर है टीलोसेंट्रिक में। अब है उभय उपमध्य केंद्रीय सब मेटासेंट्रिक। इस प्रकार के गुणसूत्र में 2 असमान भुजाएं होती है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य भाग से कुछ हटकर स्थित होता है। उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के एल अक्षर के समान होती है। अब बनाऊंगे मैं सब मेटासेंट्रिक का। तो ये सब मेटासेंट्रिक में इस टाइप से पाई जाती हैं। ये बीच में ये सब मेटासेंट्रिक प्रकार का होता है, तो एल शेप में होता है। अब है चौथा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक इस गुणसूत्र में 2 समान भुजाएं होती है।
सेंट्रोमियर गुणसूत्र के ठीक मध्य में स्थित होता है। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र वी की आकृति का होता है। तो इसमें जो भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी? दोनों बिल्कुल बराबर भुजा होती है इसमें दोनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। इस तरीके से यह है मेटासेंट्रिक। जब गुणसूत्र में सेंट्रोमियर का अभाव होता है तो ऐसे गुणसूत्र को एसेंट्रिक कहते हैं। मनुष्य में मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक तथा एक्रोसेंट्रिक आकृति के गुणसूत्र पाए जाते हैं।